हाय हेलो एवरीवन। सो लॉजिस्टिक्स स्पेस से एक और माइक्रो कैप प्लेयर पे आज हम डिस्कशन करेंगे, एवीजी लॉजिस्टिक्स। प्लानिंग ऑफ कोर्स एसबीएफसी को कवर करने का था, बट जैसे आपके डाउट्स एंड क्वेरीज आ रहे हैं टाइगर लॉजिस्टिक को लेकर के, सो आई थॉट अगर एक और प्लेयर हम उसी सेक्टर से कवर करें तो थोड़ा बेटर क्लैरिटी मिलेगा हमको पूरे सेक्टर में, एंड एट द सेम टाइम हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाएंगी। बिकॉज जैसे हम ज्वेलरी सेक्टर में देखते हैं हमारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं, ईएमएस स्पेस में हमारे पास 2 से 3 अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। सिमिलरली इस सेक्टर में भी अगर हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज होंगी तो हमारे पास ऑप्शंस होगा कि इन केस अगर कोई भी बिजनेस अंडर परफॉर्म करता है तो उसका बैकअप है हमारे पास। तो एवीजी लॉजिस्टिक को डिस्कस करेंगे आज हम, इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, कंपनी का करंट परफॉर्मेंस देखेंगे, इनका कॉन कॉल देखेंगे, एंड आगे किस तरीके की अपॉर्चुनिटी है उसको डिस्कस करेंगे। सो एवीजी लॉजिस्टिक का बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। संजय गुप्ता जी इस कंपनी के प्रोमोटर हैं। सो उनको 39 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस पूरी इंडस्ट्री का, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का। इससे पहले उन्होंने एक लॉजिस्टिक कंपनी में जॉब किया हुआ है, सीईओ लेवल तक उस कंपनी को मैनेज किया है, एंड देन 2010 में उन्होंने एवीजी लॉजिस्टिक को स्टार्ट किया। सो एवीजी लॉजिस्टिक बेसिकली एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कंपनी है। सेम जैसे हमने टाइगर लॉजिस्टिक को डिस्कस किया था, वो भी एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कंपनी है। तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कंपनी का मतलब क्या होता है कि ये जो कंपनी है ये एक ही एग्रीमेंट के अंदर आपको मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करती है। मतलब वो रोड के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट करेंगी, आपका जो रेलवे है उसके उसके थ्रू भी आपके प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करेगी, एयर फ्रेट के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट करेगी, शिपिंग के थ्रू भी करेगी। तो ये सारे मल्टीपल मोड्स कंपनी यूज करती है एक ही एग्रीमेंट के अंदर, इसलिए इन कंपनीज को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। और क्योंकि इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को ये हैंडल करती है अपने क्लाइंट के लिए, तो उनके मार्जिन भी इस वाले सेगमेंट में थोड़े से बेटर होते हैं। तो ये इनका मॉडल है। देन कंपनी के अगर आप ओन्ड व्हीकल्स देखोगे तो 700 से ज्यादा कंपनी के ओन्ड व्हीकल्स हैं, एंड टोटल व्हीकल इनके पास 4000 के आसपास है, तो बाकी जो है वो लीज के ऊपर है। 7+ रेल रूट्स हैं कंपनी के पास, एंड कैरिंग कैपेसिटी अगर हम देखें सो 1 to 40 टन की कैरिंग कैपेसिटी है कंपनी की। इनकी जर्नी अगर हम देखें तो 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। नेस्ले इनका पहला क्लाइंट था, एंड जैसे हमने टाइगर लॉजिस्टिक के केस में डिस्कस किया था कि उसका मेन बिजनेस ऑटोमोबाइल से आता है, 78-80% रेवेन्यू उसका ऑटोमोबाइल से आता है। सिमिलरली आप देखोगे एवीजी लॉजिस्टिक के लिए भी एफएमसीजी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका 60-62% रेवेन्यू जो है वो एफएमसीजी स्पेस से आता है। तो इन्होंने 2012 में कोल्ड चेन सर्विसेज लॉन्च करा। सो कोल्ड चेन सर्विसेज क्या होता है, जैसे जो आपके पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, जैसे फूड आइटम हो गया आपका, आइसक्रीम, चॉकलेट वगैरह, प्लस कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं या आपके मेडिसिन होते हैं जिनमें एक सर्टेन टेम्परेचर में उनको रखना बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज वो खराब हो सकते हैं। तो उसके लिए कोल्ड चेन सर्विसेज ऑफर करती है लॉजिस्टिक कंपनीज। इस कंपनी ने ये 2012 में स्टार्ट किया था। देन 2015 में इन्होंने एलटीएल ट्रांसपोर्टेशन लॉन्च किया। एलटीएल क्या होता है? सो एलटीएल वही है जो टाइगर लॉजिस्टिक के केस में एलसीएल हमने डिस्कस किया था कि टाइगर लॉजिस्टिक एक ऐसी कंपनी को एक्वायर करने को देख रहा है जो एलसीएल के अंदर हो, यानी लेस देन कंटेनर लोड। मतलब क्या हुआ उसका कि लेस देन कंटेनर लोड के अंदर आपके पास जो कंटेनर है उसमें आप सिर्फ एक ही क्लाइंट का सारा सामान नहीं डालते हो, सारे प्रोडक्ट नहीं डालते हो, उसमें आप मल्टीपल क्लाइंट्स के ऑर्डर्स जो होते हैं उनको यूज करते हो और एक कंटेनर में उसका पूरा स्पेस यूटिलाइज करते हो, यानी अलग अलग क्लाइंट के ऑर्डर्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर। सिमिलरली एलटीएल का मतलब होता है लेस देन ट्रक लोड, यानी इनके केस में अगर नेस्ले का ऑर्डर है, एचयूएल का ऑर्डर है, डाबर का ऑर्डर है, मैरिको का ऑर्डर है, तो इन सब के जो ऑर्डर्स हैं वो कंपनी एक ही ट्रक के अंदर उसको लोड करती है, यानी उसकी स्पेस को यूटिलाइज करती है। और एक होता है इसमें एफटीएल। एफटीएल का मतलब क्या हुआ? फुल ट्रक लोड, यानी एक जो ट्रक है उसमें एक ही क्लाइंट का, फॉर एग्जांपल नेस्ले का जो जितना भी ऑर्डर है वही उसमें जाएगा, उसमें और किसी क्लाइंट का प्रोडक्ट शेयरिंग नहीं होगा। तो अब एलटीएल का एडवांटेज क्या होता है कि एक तरीके से आप अपने क्लाइंट को ऑप्शन दे रहे हो, उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हो कि इन केस अगर उनके पास कोई बड़ा ऑर्डर नहीं है सप्लाई करने को, छोटा ऑर्डर है, तो वो एलटीएल वाले लॉजिस्टिक कंपनी के साथ में जा सकते हैं, उनको कॉस्ट कम पड़ता है, कॉस्ट एफिशिएंट हो जाता है उनके लिए। तो ये इन्होंने 2015 में लॉन्च किया, एंड उसके बाद ये सारी इनकी जर्नी रही है लास्ट 14 ईयर्स की। देन इनका अगर हम ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लास्ट 14 ईयर्स में 2010 टू 2015 का जो फेज था उसमें बहुत हाई पेस पे इनका ग्रो रहा। मतलब ऑलमोस्ट हर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 5 to 6 टाइम ग्रो कर रहा था। लेकिन 2015 से अभी तक का अगर आप टाइम देखोगे तो एवरेज ग्रोथ रही है 10-11% के आसपास की ग्रोथ रही है कंपनी की। इसका रीजन भी हो सकता है कि इकोनॉमिकली हमने देखा तो काफी चैलेंजेस थे इस पीरियड में। आपका डीमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी हुआ, इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, कोविड आया, और जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिसरप्ट होगी
तो ये जो लॉजिस्टिक कंपनीज हैं इनको सफर करना पड़ेगा। सो वो एक मेन रीजन हो सकता है। देन ये कंपनी की मैनेजमेंट है, संजय गुप्ता जी कंपनी के प्रोमोटर हैं, एमडी एंड सीईओ हैं, प्लस इनको सर्टिफिकेशंस अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, और ये इनका क्लाइंट लिस्ट है। तो काफी मार्की क्लाइंट्स है कंपनी के पास में। एफएमसीजी सेक्टर जैसे हमने डिस्कस किया कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए, 60-62% रेवेन्यू यहीं से आता है। प्लस इसके साथ में ऑटोमोटिव सेक्टर, केमिकल सेक्टर, आपका कैपिटल गुड्स से भी कुछ कंपनीज हैं जिनके लिए कंपनी लॉजिस्टिक का काम करती है। अभी इस क्वार्टर में क्या अपडेट है, Q2 के अंदर इन्होंने हल्दीराम को ऑनबोर्ड किया है एज ए क्लाइंट, एक बड़ा डेवलपमेंट है। देन अनमोल है, देवयानी इंटरनेशनल है, ये दो और बड़े क्लाइंट्स इन्होंने एफएमसीजी स्पेस से एक्वायर करे हैं। देन सिमिलरली कैपिटल गुड्स से इन्होंने लिव प्योर, आपका दालमिया भारत सीमेंट, हैवेल्स, ई पैक, इन सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को Q2 के अंदर एक्वायर किया है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि क्लाइंट एक्विजिशन इनका काफी अच्छा चल रहा है। देन इनका अगर हम सेगमेंट वाइज देख लें तो मल्टी मॉडल, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग की सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। वेयर हाउसिंग में क्या हो गया, जैसे इनके जो एफएमसीजी क्लाइंट्स हैं उनको जो भी अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, पैकेजिंग के लिए जो वेयर हाउस चाहिए वो कंपनी एवीजी लॉजिस्टिक उनको प्रोवाइड करती है। सो इनका लगभग 25% रेवेन्यू इसी सेगमेंट से आता है। एंड देन इनका एक फोर्थ सेगमेंट है वैल्यू एडेड सर्विसेज। अब मल्टी मॉडल में रोड ट्रांसपोर्टेशन में भी देखोगे तो आप कंपनी बहुत सारी सर्विसेज ऑफर करती है, लाइक फ्रेट फॉरवर्डिंग हो गया, रिवर्स लॉजिस्टिक हो गया। फ्रेट फॉरवर्डिंग का मतलब ये हो गया कि मैं अपने क्लाइंट के लिए एज एन इंटरमीडियरी एक्ट कर रहा हूँ, जो भी उनके सप्लाई चेन में जो भी कस्टम क्लियरेंस करवाना है या कोई भी और कंप्लायंस है वो सारा चीजें मैं देख रहा हूँ। रिवर्स लॉजिस्टिक का मतलब क्या हो गया, जैसे नॉर्मल लॉजिस्टिक में फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट है वो जाता है बायर के पास में, रिवर्स लॉजिस्टिक में आपकी जो भी प्रोडक्ट रिटर्न आते हैं कंपनी के पास, जैसे कोई डिफॉल्ट हो गया प्रोडक्ट में या कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो वो प्रोडक्ट बायर से वापस से फैक्ट्री में आएगा, उसको बोलते हैं रिवर्स लॉजिस्टिक। तो वो भी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। रोड ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप एक चैलेंज देखोगे क्या होता है लॉजिस्टिक कंपनी को, कि ड्राइवर्स के साथ में जो आपका डीलिंग होता है उसमें थोड़ा सा चैलेंज आता है कभी कभी, बिकॉज थोड़ा सा अनप्रोफेशनल बिहेवियर होता है उनकी तरफ से। कई बार ड्राइवर्स की अवेलेबिलिटी भी एक चैलेंज बन जाती है। उसको मैनेज करने के लिए एवीजी लॉजिस्टिक ने क्या किया, लास्ट ईयर इन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी। सो आई थिंक चालक ही मालिक ऐसा कुछ करके इन्होंने स्कीम लॉन्च करी लास्ट ईयर, जिसके अंडर ये क्या ऑफर करते हैं ड्राइवर्स को कि जो इनकी व्हीकल्स हैं वो उनको परचेज कर सकते हैं। आई थिंक 5 लाख के आसपास का कैपिटल इनिशियल लगता है, बाकी का वो ईएमआई करवा सकते हैं। प्लस उसके अगेंस्ट में एवीजी लॉजिस्टिक अपने ड्राइवर्स को एक गारंटी देता है, बिजनेस गारंटी देता है, इनकम गारंटी देता है कि हमारे पास इतने सारे क्लाइंट्स है, इनका हमको ऑर्डर आना है, टेंडर आना है, कॉन्ट्रैक्ट आना है आने वाले मंथ्स के अंदर, सो वो हम आपको देंगे। तो इनकम की एक तरीके से अश्योरेंस हो गई ड्राइवर के लिए, प्लस वो थोड़ा सा अकाउंटेबल बन जाता है अपने काम को लेकर के। बिकॉज मैनेजमेंट का कहना है कि जो ऑन एन एवरेज एक व्हीकल को मेंटेन करने के लिए जो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट एनुअली 3 लाख आती है, वही जब ड्राइवर उसको ऑन कर लेता है तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होकर के 2 लाख के आसपास आ जाती है एनुअली। बिकॉज अब उसका खुद का पैसा लगा है, एक तरीके से आप स्किन इन द गेम बोल सकते हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो अच्छे से टेक केयर करता है व्हीकल के सारे पार्ट्स की, कि उसको कैसे करना है, टाइमली मुझे गुड्स को डिलीवर करना है। तो थोड़ा सा उसका अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाता है, ऑनरशिप आ जाता है इस पूरे गेम के अंदर। सो ये स्कीम इन्होंने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, एंड अभी तक कंपनी ने 30-40 व्हीकल्स जो हैं वो इस स्कीम के अंदर ले आई है। इनका टारगेट है कि एटलीस्ट 50% जितने भी व्हीकल्स है कंपनी के पास में, उसका 50% ये इस स्कीम के अंदर रन करेंगे, जिससे थोड़ी सी एफिशिएंसी आएगी बिजनेस के अंदर। दूसरा आपका मल्टी मॉडल में आता है रेल लॉजिस्टिक। तो रेल लॉजिस्टिक पे कंपनी का बहुत फोकस है। इनका आई थिंक वॉल्यूम वाइज 25% जो लॉजिस्टिक का काम है वो रेल से ही होता है, एंड इंक्रीमेंटली बिजनेस चाहता है कि इसको और बढ़ाया जाए। प्लस गवर्नमेंट का भी फोकस है कि रेल लॉजिस्टिक का जो काम है वो रेल के थ्रू और ज्यादा बढ़े, उसका शेयर इंक्रीज हो। मैनेजमेंट का कहना है कि रेलवे से हमको सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी मिलती है जो रोड ट्रांसपोर्टेशन में नहीं मिलती। बिकॉज रोड ट्रांसपोर्टेशन में ड्राइवर्स के साथ डील करना ये तो एक चैलेंज होता ही है, मतलब अगर आपके टर्म्स खराब हो गए ड्राइवर के साथ में तो वो एक और प्रॉब्लम है। प्लस एक्सीडेंट्स का बहुत ज्यादा रिस्क है रोड ट्रांसपोर्टेशन में। देन इन केस अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, कुछ चोरी वगैरह हो गया, जो क्लाइंट का जो प्रोडक्ट है, जो गुड है, अगर वो लूज हो गया तो वो भी एक और एडिशनल रिस्क है। तो ये सारी सेफ्टी सिक्योरिटी हमको रेलवे वाले पार्ट में मिलती है। तो बिजनेस चाह रहा है कि आगे चल के रेलवे से जो ये लॉजिस्टिक का काम करते हैं उसको ये और इंक्रीज करें। एंड इसमें इनका कहना है कि गवर्नमेंट का भी जो स्कीम है डीएफसी,
आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वो एक बहुत बड़ा स्टेप है, उससे पूरी लॉजिस्टिक सेक्टर को बहुत बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज इनका कहना है कि हमारा जो ड्यूरेशन टाइम है, जो प्रोडक्ट को डिलीवर करने का जो टाइम है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली से कोलकाता अगर आज इनको एक सामान को डिलीवर करना है, तो ऑन एन एवरेज 70 आवर्स का टाइम लगता है इनको, क्योंकि उसी रूट के ऊपर आपकी पैसेंजर ट्रेन वगैरह भी चलती है। लेकिन जब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आ जाएगा, तो मतलब आपके जो ट्रैक्स हैं, रेलवे ट्रैक्स है, रूट्स है, वो एक्सक्लूसिव बन जाएगी इन ट्रेन्स के लिए। तो आपका जो डिलीवर करने का जो टाइम है दिल्ली टू कोलकाता, वो 70 आवर्स से कम होकर के 40 आवर्स तक आ जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 50% का टाइम रिडक्शन हो जाएगा। तो जब टाइम रिडक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा, तो मेरा कॉस्ट बचेगा, मेरा टाइम बचेगा, एंड उस कॉस्ट को, उस टाइम को मैं यूज कर सकता हूं फर्दर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए। तो कंपनी कह रही है कि वो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। तो गोइंग अहेड इनका टारगेट है कि रेल वाला जो पार्ट है लॉजिस्टिक का, उसका वॉल्यूम शेयर और इंक्रीज किया जाए। देन कोल्ड चेन सर्विसेज जो हमने डिस्कस करी, वो भी कंपनी ऑफर करती है। इन सारे कैटेगरीज के लिए ये सारे सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं। वेयर हाउसेस इनके टोटल 7 हैं आज के टाइम पे, जिनमें से 3 कंपनी खुद ओन करती है और बाकी के जो 4 हैं वो कंपनी लीज पे मैनेज करती है। एंड ये सारे क्लाइंट्स हैं इनके, जिनके लिए वेयर हाउसेस सर्विसेज ऑफर करती है। वैल्यू एडेड में कंपनी पैकेजिंग से लेकर के रिवर्स लॉजिस्टिक, लास्ट माइल डिलीवरी, आपका पोर्ट लॉजिस्टिक, ये सारे वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो ये पूरा बिजनेस मॉडल है एवीजी लॉजिस्टिक का। अब इनका हम देख लेते हैं कि इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस कैसा आया, Q2 के अंदर परफॉर्म कैसा किया है कंपनी ने। तो अगर H1 देखोगे आप, जो अभी फर्स्ट 6 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं, उसमें इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हुआ है 20% से, YOY 20% की ग्रोथ आई है रेवेन्यू में। मार्जिन थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं फर्स्ट हाफ के अंदर, और इबिट्टा जो है उसमें 19% की ग्रोथ है। लेकिन जो बॉटम लाइन है, PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें ऑलमोस्ट 87% की ग्रोथ है। यानी ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस को बहुत सॉलिड मिला है फर्स्ट हाफ के अंदर। नाउ सेकंड क्वार्टर में अगर आप देखोगे, ये हो गया फर्स्ट हाफ का। अब अगर आप Q2 में देखोगे, तो Q2 में भी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, 18% की रेवेन्यू ग्रोथ है। मार्जिन लेकिन Q2 में थोड़े से ज्यादा गिरे इनके। लास्ट ईयर इनका मार्जिन ऑलमोस्ट 18% था, इस Q2 में इनका मार्जिन गिर के ऑलमोस्ट 17% पे आ गया, यानी मार्जिन में डिक्लाइन आया सेकंड क्वार्टर के अंदर। बट पीबीटी में इनको अगेन ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वो 51-52% से ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। अब एक चीज अगर यहां पे आप ऑब्जर्व करो, तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है 18%, मार्जिन में डिक्लाइन है। तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि अगर किसी बिजनेस का मार्जिन गिरता है एक क्वार्टर में या एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो नॉर्मल ट्रेंड ये होता है कि उसका इंपैक्ट हमको बॉटम लाइन पे भी देखने को मिलता है। यानी कि कंपनी का जो पैट है वो भी अच्छे पेस से ग्रो नहीं करेगा, उसमें भी ये मार्जिन वाला इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा। लेकिन इस कंपनी के केस में क्या हुआ, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, यानी कि प्रॉफिट का ग्रोथ इनके सेल्स ग्रोथ से भी अच्छा हुआ, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के गिरे थे। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ये वाला स्लाइड। अगर आप देखोगे, जो कंपनी के डेट लेवल हैं, उसमें बहुत बड़ा रिडक्शन देखने को मिला है। सो एक्चुअली एवीजी लॉजिस्टिक ने 2022 में जो इनकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, वो डबल हो गई थी ऑलमोस्ट, बिकॉज इन्होंने एसेट बेस एक्सपेंशन किया था। तो फिक्स एसेट बढ़े और साथ में इनकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी बढ़ गई। लेकिन उसके बाद अगर आप लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स देखोगे, तो कंपनी ने कंसिस्टेंटली अपने डेट्स को रीपे किया है। एंड आप देखोगे डेट टू इक्विटी रेशियो भी कंपनी का अब काफी ज्यादा हेल्दी लेवल पे आ गया है। तो क्योंकि आपकी डीलेवरेजिंग हुई है बैलेंस शीट की, उसका इंपैक्ट हमको देखने को मिला है कंपनी के बॉटम लाइन के अंदर। मतलब फाइनेंस कॉस्ट आपका जो पीएनएल में डेट की वजह से बढ़ जाता है, क्योंकि आपने डेट रीपे कर दिया तो आपका फाइनेंस कॉस्ट घट गया, एंड इसलिए आपका जो बॉटम लाइन है, पैट है, उसमें एक बहुत सॉलिड ग्रोथ देखने को मिला। तो इससे हमको समझ में आता है कि एक्चुअली ये जो ग्रोथ है, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। सेल्स ग्रोथ तो आपका अच्छा है 18-20% का, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन में डिक्लाइन होने के बाद भी, क्योंकि आप डेट रीपे कर रहे हो, तो आपका डीलेवरेजिंग हो रही है बैलेंस शीट, प्लस आपका प्रॉफिट का ग्रोथ काफी अच्छा आ रहा है। ऑलमोस्ट 51-52% पे पैट ग्रो हुआ है कंपनी का। सो ये इनका बिजनेस मॉडल है एंड रिजल्ट एनालिसिस किया हमने। अब हम देखते हैं कि कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट किस तरीके का गाइडेंस दे रहा है आने वाले 2 क्वार्टर्स के लिए, एंड ओवरऑल कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस बिजनेस एंड स्टॉक से। सो मैनेजमेंट का कहना है कि जो आपका लॉजिस्टिक सेक्टर है, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। एंड जैसा गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2027 तक जीडीपी को $5.5 ट्रिलियन तक लेके जाना है, तो उसमें लॉजिस्टिक सेक्टर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। अभी इनका कहना है कि 13-14% का कंट्रीब्यूशन है लॉजिस्टिक सेक्टर का हमारी जीडीपी के अंदर, एंड ऑलमोस्ट 22 मिलियन लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज ये दे चुका है।
एंड जिस तरीके की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस पूरे सेक्टर से, सो बाय द एंड ऑफ 2027 10 मिलियन न्यू जॉब ये ऑलरेडी क्रिएट कर चुका होगा, यानी 2027 तक 32 मिलियन जॉब जो है वो सिर्फ लॉजिस्टिक सेक्टर प्रोवाइड कर चुका होगा। इसका मार्केट साइज अगर आप देखोगे पूरे सेक्टर का, तो कंपनी कह रही है कि $317 बिलियन का अभी ये मार्केट साइज है, एंड एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर यानी बाय द एंड ऑफ 2029 लॉजिस्टिक सेक्टर का साइज जो है वो बढ़ करके $484 बिलियन हो जाएगा। मतलब 8 to 9% का ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है इंडिया की लॉजिस्टिक सेक्टर से। अब यहां पे हमको क्या करना है, हमको डॉट्स कनेक्ट करने हैं कि अभी तक हमने जितने भी हाई परफॉर्मिंग सेक्टर्स को डिस्कस किया है उनमें किस तरीके की अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे हमने ज्वेलरी सेक्टर को देखा जो कि मिड टू हाई टीन में ग्रो कर रहा है। लेंडिंग स्पेस, बैंक्स, एनबीएफसी को इंक्लूड करोगे तो ग्रोथ रेट कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी डबल डिजिट पे लोन ग्रोथ आ रहा है। सिमिलरली आप ईएमएस स्पेस देखोगे तो वो सबसे हाई ग्रोइंग सेक्टर लगता है, ऑलमोस्ट 25-30% पे पूरा सेक्टर ग्रो कर रहा है। एंड ईएमएस स्पेस में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि वहां पे हम जब भी किसी स्टॉक का री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी डिस्कस करते हैं, लाइक ई पैक हो या आपका पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो, तो हम री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी क्या डिस्कस करते हैं कि स्टॉक का पी 50-60 है ऑलरेडी, एंड ये यहां से री रेट होना चाहिए। क्यों? बिकॉज सेक्टर में इतनी सॉलिड ग्रोथ है। नॉर्मली हमारा थीसिस क्या होता है कि स्टॉक का पी अगर 20, 25, 30 के रेंज में है और बिजनेस का अर्निंग पोटेंशियल अच्छा लग रहा है आने वाले ईयर्स के अंदर, तो उसका री रेटिंग होना चाहिए, यानी पीई उसका 20-30 से बढ़ के 40-50-60 तक जाना चाहिए। लेकिन ईएमएस सेक्टर के अंदर हमारा थीसिस क्या होता है कि ऑलरेडी स्टॉक का पी 50-60 है, लेकिन क्योंकि सेक्टर इतने हाई पेस पे ग्रो कर रहा है तो इस स्टॉक का पी ऑफ कोर्स 60-70 से बढ़ के 100-120 तक जाना चाहिए। तो आपका जो थीसिस है वो चेंज होता है सेक्टर की ग्रोथ के ऊपर। अब अगर हम इसको कनेक्ट करें लॉजिस्टिक स्पेस से, तो लॉजिस्टिक स्पेस में आप देखोगे कि सेक्टर में कोई बहुत ऐसी सॉलिड ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है। 8-9% की ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ है, लेकिन इसमें ये जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, एवीजी लॉजिस्टिक हो गया आपका, या आपका टाइगर लॉजिस्टिक हो गया, ये बहुत छोटे प्लेयर है। मतलब एवीजी लॉजिस्टिक का अगर आप एनुअल रेवेन्यू देखोगे सो 400-500 करोड़ का इनका एनुअल रेवेन्यू है। कंपनी का मार्केट कैप 600 करोड़ है, यानी अगर इनका प्राइस टू सेल्स अगर हम देखें तो वो 1 से भी कम है। सो ये जो बिजनेसेस हैं ये बहुत आराम से 25-30% पे ग्रो कर सकते हैं नेक्स्ट 3-4-5 इयर्स के अंदर, अगर इकोनॉमिक लेवल पे चीजें अच्छी रही और इनकी मैनेजमेंट ने एग्जीक्यूशन अच्छा रखा तो स्कोप है, ग्रोथ करने का स्कोप है इनके पास में। सो रडार पे हमको जरूर रखना है इन बिजनेसेस को। देन मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि हमारा जो आज के टाइम पे फोकस है वो मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज को और बढ़ाने के ऊपर है, जो हमारा मेन बिजनेस है, एंड अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को और इंक्रीज करने के लिए कंपनी मैनेजमेंट अब फोकस कर रहा है फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स के ऊपर। मतलब क्या हुआ? अगर आप एफएमसीजी सेक्टर देखोगे जो इनका मेन क्लाइंट है, तो एफएमसीजी सेक्टर का ग्रोथ क्या है? बहुत कम ग्रोथ है। अगर आप इंडिया के टॉप एफएमसीजी कंपनीज को देखोगे तो सिंगल डिजिट में उनका वॉल्यूम ग्रोथ है, 5-6-7-8% का वॉल्यूम ग्रोथ है। तो जब वो इनके जो क्लाइंट्स हैं उनका खुद का बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा, तो ये कैसे उनसे हाई पेस पे ग्रो कर सकते हैं? वहां पे चैलेंज आता है। इसीलिए कंपनी हाई ग्रोथ के लिए फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट के अंदर जा रही है, जहां पे इनके क्लाइंट भी अच्छे पेस पे ग्रो कर रहे हो, सो दैट इनका बिजनेस भी अच्छे पेस पे ग्रो हो। इसको आप बिल्कुल ऐसे ले सकते हो जैसे आई मीन कौन से सेक्टर्स के एग्जांपल दे सकते हैं इसमें, लाइक बैंकिंग में जैसे हम देखते हैं कि जो बैंकर है वो कहां पे लोन देना प्रेफर करता है? जिन सेक्टर में कैपेक्स ज्यादा हो रहा होता है, जहां पे एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा होता है, एंड जहां के मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है, बिकॉज वहां ग्रोथ ज्यादा अच्छा है। वहां अगर मैं लोन दूंगा तो मेरा एनपीए का चांस कम होगा। सिमिलरली ये कंपनी भी क्या करने का कोशिश कर रही है कि जो फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स हैं उन पे फोकस करने का इनका प्लान है आने वाले टाइम में। देन इस क्वार्टर में यूपीएसआरटीसी मतलब जो आपका उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, वहां उन्होंने इनको एज एन ऑथोराइज्ड पार्टनर अपॉइंट किया है, एंड ऑलमोस्ट 9,000 बसेस का, यूपीएसआरटीसी बसेस का इनको एक्सेस मिला है, जहां पे कंपनी डिलीवरी सर्विसेज, पार्सल डिलीवरी सर्विसेज वगैरह ऑफर करेगी। 60 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। तो मतलब एनुअल रेवेन्यू कितना हो गया इससे? 12 करोड़ के आसपास। मतलब रेवेन्यू टर्म में कुछ बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन इससे यूपी स्टेट के अंदर इनको और ज्यादा अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने का एक मौका मिल जाएगा वहां पे। देन कंपनी का कहना है कि गवर्नमेंट की जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसमें उनका टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ 2030 हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट टू जीडीपी जो आज अराउंड 13-14% है, उसको 8-10% लाना है। तो अगेन ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बिकॉज अगर उस डायरेक्शन में गवर्नमेंट स्टेप लेता है तो हर एक सेक्टर को, पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे।
रिजल्ट वगैरह अच्छे रहे हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो काफी अच्छा रहा है कंपनी का। अब जो हमने इनके रिजल्ट में देखा कि कंपनी के मार्जिन में डिक्लाइन आया है इस क्वार्टर में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो उसका रीजन क्या है? इनके जो कुछ व्हीकल्स थे जो कंपनी खुद ओन करती थी उनको इन्होंने सेल कर दिया एंड देन उसको लीज पे ले लिया कंपनी ने। अब जब आपने उनको सेल कर दिया तो आपका क्या हो गया? एसेट लाइट हो गया, आपका एसेट चला गया, आपका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो भी कम हो गया। लेकिन क्योंकि अब आप उसको लीज पे मैनेज कर रहे हो तो आपका ऑपरेशनल एक्सपेंस बढ़ गया, तो ऑपरेशनल एक्सपेंस बढ़ने की वजह से आपका मार्जिन नीचे आया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि आने वाले टाइम में आप ये चीजें देखोगे, बिकॉज हमारा फोकस है कि बिजनेस को एसेट लाइट करना है। तो एसेट लाइट जब हम करेंगे तो हमारा मार्जिन थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकता है, 1-1.5% के आसपास नीचे आ सकता है, लेकिन इसका बेनिफिट आपको बॉटम लाइन पे दिखेगा। मतलब हमारा जो पैट है उसका ग्रोथ अच्छा आएगा आने वाले क्वार्टर्स में एंड नेक्स्ट कुछ ईयर्स के अंदर। देन इस साल का इन्होंने गाइडेंस दिया था। सो जब ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि 700 करोड़ का रेवेन्यू ये करेंगे FY25 के अंदर। अब FY24 में कंपनी का रेवेन्यू था 480 करोड़ के आसपास। सो 480 करोड़ के ऊपर 700 करोड़ का रेवेन्यू, मतलब ऑलमोस्ट आप 45% का ग्रोथ टारगेट कर रहे हो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो गाइडेंस बहुत सॉलिड था इनका। और ये जो अभी फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ है Q1 प्लस Q2, तो इसमें अगर आप कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखोगे तो 260 करोड़ के आसपास है। यानी आपको H2 में अपना गाइडेंस अचीव करने के लिए ऑलमोस्ट 50% पे ग्रो करना पड़ेगा कंपेयर टू H1। H1 में किया है 260 करोड़, H2 में आपको एटलीस्ट 450 करोड़ करना पड़ेगा, यानी H1 का डबल करना पड़ेगा, तब जाके आपका वो 700 करोड़ वाला गाइडेंस जो है वो अचीव होगा। अब अगर आप यहाँ पे हिस्टोरिकल ट्रेंड देखोगे एवीजी लॉजिस्टिक का, तो FY23 के अंदर इन्होंने H2 में 51% का ग्रोथ किया था H1 के कंपैरिजन में। FY24 में इन्होंने अराउंड 55% का ग्रोथ किया था H1 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि आपका जो हिस्टोरिकल ट्रेंड है वो ये कह रहा है कि ऑन एन एवरेज 50-60% पे आप ग्रो करते हो सेकेंड हाफ में कंपेयर टू H1। तो इस साल में आप कैसे 100% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो? मतलब वो थीसिस कहां से आता है, उसका क्या ड्राइवर होगा? सो मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो हमने 700 करोड़ का जो रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है, इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक हमको टेंडर आने वाला है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट हमको आने वाला है, उसमें सारी चीजें फाइनलाइज हो गई है, बस उसको जो है वो ऑथराइज करना है, मतलब गवर्नमेंट को हमको वो अलॉट करना है, वो अभी पेंडिंग है। सो उसका कॉन्ट्रैक्ट का साइज ऑलमोस्ट 500 करोड़ का है और कंपनी कह रही है कि इस साल उसमें हम 100 करोड़ तक का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे उस ऑर्डर को, तो 100 करोड़ तक का रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। तो मैनेजमेंट कह रहे हैं कि उसकी वजह से हम इतना हाई ग्रोथ का हमने गाइडेंस दिया था इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अभी एक्सपेक्टेड था कि वो सितंबर तक हो जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा डिले हो गया है वो। एंड अब मैनेजमेंट कह रही है कि दिसंबर के सेकंड हाफ तक, सेकंड वीक तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस पर गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल आ जाएगा। तो अभी आप देखोगे तो सेकंड वीक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, थर्ड वीक चल रहा है, एंड अभी तक तो इनका कोई ऐसा प्रेस रिलीज आया नहीं है जहां पे इन्होंने इस चीज को अनाउंस किया हो। सो उसका हमको वेट करना पड़ेगा कि आने वाले मतलब वीक्स के अंदर कैसा उसका अपडेट आता है कंपनी का। देन कंपनी कह रही है कि इस इंडस्ट्री में जो हमारी ग्रोथ है वो 2-3 चीजों पे डिपेंड करती है। सो ये थोड़ा थोड़ा वेल्थ मैनेजमेंट वाला मॉडल आप देख सकते हो। जैसे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज का क्या होता है, एक उनका ग्रोथ कंपोनेंट होता है एग्जिस्टिंग क्लाइंट से। एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो फ्रेश पैसा डालता है, ऑलमोस्ट 7 से 10% ग्रोथ वहां से आती है। दूसरा उनका ग्रोथ होता है न्यू क्लाइंट से, मार्केट में वो जो नए क्लाइंट लेकर के आते हैं, 7-10% AUM ग्रोथ वहां से आता है। तीसरा उनका ग्रोथ कंपोनेंट होता है मार्केट के ऊपर, M2M, यानी अगर मार्केट अच्छा किया जैसा अभी करंट टाइम चल रहा है तो उनका जो टोटल AUM ग्रोथ है वो 40-50% चला जाता है। अगर मार्केट ने एवरेज परफॉर्म किया तो उनका ग्रोथ 25-30% आ जाता है, और अगर मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया तो उनका टोटल ग्रोथ जो है वो 10-15-20% के आसपास आ जाता है। सिमिलरली इनकी मैनेजमेंट भी क्या कह रही है कि हमारा 10-12% जो ग्रोथ है वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आएगा, जो हमारे पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं। बाकी का 10-12% ग्रोथ के लिए हम नए क्लाइंट को लेकर के आएंगे, नए सेक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं जो फास्ट ग्रोइंग है, और थोड़ा बहुत ग्रोथ जो है वो इनऑर्गेनिक होगा। मतलब कंपनी ने अभी 2-3 अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करी है, 2-3 बिजनेसेस को ढूंढा है जिनको ये एक्वायर करेंगे। सो उनको ये एक्वायर करेंगे तो वहां से बाकी का ग्रोथ आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 से 30% की कंपाउंडिंग बन सकती है एवीजी लॉजिस्टिक की, कंसिडरिंग मैक्रो लेवल पे चीजें अगर ठीक रहती है तो। देन
कंपनी का कहना है कि मेजरली आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कंपनीज को ही, सर्विसेज को ही प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज जैसे आपका जो ट्रक का जो प्राइसिंग है वो इंक्रीज हुआ है, तो आपका टोल टैक्स वगैरह बढ़ गया है, अदर ऑपरेशन कॉस्ट काफी बढ़ गए हैं, तो इसलिए कस्टमर्स जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं अब मल्टी मॉडल वाले कंपनीज की तरफ। एंड इसमें हमारे एग्जिस्टिंग एफएमसीजी कंपनीज के साथ में भी हमारा डिस्कशन चल रहा है, प्लस न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए कंपनी स्टील एंड सीमेंट सेक्टर के ऊपर फोकस कर रही है। इनका कहना है कि स्टील सीमेंट सेक्टर में जिस तरीके का इंफ्रा चल रहा है कंट्री के अंदर, जैसा इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है, तो स्टील और सीमेंट की बहुत डिमांड है। वहां पे हमारा फोकस है, उन क्लाइंट्स के ऊपर हमारा फोकस है। देन अभी जो इनकी 2 एक्विजिशन कंपनी का प्लान है जो बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं, तो कंपनी कह रही है कि वो हमारे कोर बिजनेस में ही होंगे, लॉजिस्टिक का ही काम है उनका भी, वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक का ही काम करती है, कोर बिजनेसेस के अंदर ही एक्विजिशन रहेगा हमारा। देन पैट मार्जिन का इन्होंने गाइडेंस दिया है कि FY25 में 4 to 5% का पैट मार्जिन कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। अब अगर आप लास्ट ईयर देखोगे, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो कंपनी का पैट मार्जिन ऑलमोस्ट 2.5% था, एंड इस ईयर कंपनी 4 to 5% का पैट मार्जिन एक्सपेक्ट कर रही है। यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कंपनी का गाइडेंस कितना है रेवेन्यू का, 700 करोड़ का। तो अगर 700 करोड़ के ऊपर हम इनका पैट मार्जिन का हायर नंबर का गाइडेंस ले, मतलब 5% पैट मार्जिन का गाइडेंस ले, तो 700 करोड़ का 5% आपका हो जाता है ऑलमोस्ट 35 करोड़। यानी कंपनी का FY25 का पैट कितना होना चाहिए, 35 करोड़। लेकिन अगर आप इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट था 33 करोड़, तो मतलब बिल्कुल फ्लैट प्रॉफिट आया है, जबकि रेवेन्यू 45% से ग्रो हो रहा है, स्टिल आपका प्रॉफिट ग्रो नहीं हो रहा। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि कंपनी ने लास्ट ईयर जो इनका अदर इनकम था उसमें इंक्रीज हुआ था। लास्ट ईयर इनका अदर इनकम अराउंड 14-15 करोड़ के आसपास था, बिकॉज 2017-18 में इस कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करे थे, तो उस इन्वेस्टमेंट को इन्होंने लिक्विडेट किया जहां से इनको इनकम वगैरह आया। वो इनकम इन्होंने 14-15 करोड़ लास्ट ईयर रिकॉग्नाइज करी थी, इसलिए इनका पैट जो है वो बढ़ करके 33 करोड़ हो गया था। लेकिन हमको क्या देखना है, हमको उस अदर इनकम को एक्सक्लूड करके देखना है, बिकॉज वो आपका रेकरिंग नहीं है, वो आपका मेन धंधे से प्रॉफिट नहीं आया है। तो उसको जब आप एक्सक्लूड करके देखोगे तो कंपनी का लास्ट ईयर का प्रॉफिट बनता है 17-18 करोड़ का, एंड इस साल अगर कंपनी 700 करोड़ का रेवेन्यू करती है और उस पर अगर 5% का पैट मार्जिन होता है तो 35 करोड़ का पैट हो जाता है कंपनी का। यानी YOY लेवल पे प्रॉफिट कंपनी का ऑलमोस्ट डबल एक्सपेक्टेड है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। देन सीमेंट और स्टील वाले सेक्टर्स पे कंपनी बहुत बुलिश है। इनका कहना है कि नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर 1000 करोड़ का रेवेन्यू हम टारगेट कर रहे हैं इन दोनों सेक्टर से। तो अभी इनका एनुअल रेवेन्यू कितना है, 4 to 500 करोड़ का। नेक्स्ट 4-5 ईयर में ये सिर्फ इन दो सेक्टर से, सीमेंट एंड स्टील, इन दो सेक्टर से 1000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रही है। ऐसा क्यों? बिकॉज एक सिंपल सा अगर आप इकोनॉमी समझोगे, एफएमसीजी जो इनके करंट क्लाइंट है, तो एफएमसीजी सेक्टर में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है, मतलब 3 to 4% का उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है। यानी अगर 100 रुपीज में रेवेन्यू आ रहा है मेरा, तो 3 to 4 रुपीज मेरा लॉजिस्टिक पे जा रहा है। तो अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट इनके क्लाइंट का इतना कम है तो इनको भी इनकम अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। लेकिन सीमेंट और स्टील वाले सेक्टर में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो आपका बढ़ करके 18-20% तक चला जाता है। यानी 100 रुपीज अगर आपका रेवेन्यू आया तो 18 to 20 रुपीज आपको लॉजिस्टिक्स के ऊपर खर्चना पड़ता है। वैसा क्यों? बिकॉज सीमेंट में जैसे कंपनी ने एग्जांपल दिया है कि जो अवेलेबिलिटी है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी या लेबर्स की अवेलेबिलिटी, वो बहुत चैलेंजिंग होती है। प्लस सीमेंट के जो प्लांट्स होते हैं वो सिटी के बहुत बाहर होते हैं, आउटसाइड ऑफ सिटी होते हैं, बिकॉज वो आपका पॉल्यूशन वगैरह का उसमें एक वो रिस्क रहता है। उसकी वजह से 0 to 500 किलोमीटर का लॉजिस्टिक डिस्टेंस हमको कवर करना पड़ता है, तो इसलिए लॉजिस्टिक कॉस्ट उनका काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज ऑन एन एवरेज एक जो प्लांट है सीमेंट का वो 40 to 50,000 का प्रोडक्शन करता है, 40-50,000 टन का प्रोडक्शन करता है। और क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैवलिंग होता है, इतना ज्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट उनका बढ़ जाता है, इसलिए हमको वहां पे इनकम अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है। दूसरा, अगर स्टील की बात करें तो कंपनी कह रही है कि स्टील में भी काफी लॉन्ग रूट ट्रेवल करना पड़ता है। अब जैसे इनका कहना है कि जो रॉ मटेरियल है, नॉर्थ में तो कोई रॉ मटेरियल अवेलेबल है नहीं, तो नॉर्थ में जितना रॉ मटेरियल आता है वो ईस्ट इंडिया से आता है, मतलब आपका दुर्गापुर, कोलकाता वगैरह से आता है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के अंदर। देन ईस्ट से आपका वेस्ट में जाता है, ईस्ट से आपका साउथ में जाता है, तो वहां पे भी ट्रैवलिंग काफी लंबा लगता है। प्लस क्योंकि स्टील एक हैवी वेट कंपोनेंट है, तो उसकी वजह से भी आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाता है।
सो कंपनी कह रही है कि जैसे अगर आप टाटा स्टील को ही देखोगे तो ऑलमोस्ट 7,000 to 8,000 करोड़ टाटा स्टील स्पेंड करता है अपना लॉजिस्टिक्स के ऊपर। तो उसका अगर हमको 2-5-3% भी अगर हमको मिल गया उस पूरे लॉजिस्टिक कॉस्ट का, तो हमारा तो रेवेन्यू बहुत आराम से 200-300-400 करोड़ तक जा सकता है। यानी सिर्फ एक क्लाइंट इस पूरे स्पेस से इस कंपनी का उतना रेवेन्यू मतलब पोटेंशियल रखता है जितना कंपनी का आज एनुअल रेवेन्यू है। तो इसलिए इनको इतना ज्यादा स्कोप लग रहा है इस पूरे स्पेस के अंदर। सो अभी कंपनी ने अल्ट्राटेक को ऑनबोर्ड किया है, रिसेंटली हमने देखा दालमिया भारत को भी ऑनबोर्ड किया है। सो इस पे इंक्रीमेंटल काफी ज्यादा फोकस है मैनेजमेंट का। इसके लिए एडिशनल कैपेक्स जो है वो मैनेजमेंट कह रहा है कि 25 से 30 करोड़ का एडिशनल कैपेक्स हमको करना रहेगा। और एक और रैशनल क्या है कि एफएमसीजी से क्यों ये वहां पे फोकस कर रहे हैं, ग्रोथ तो है ही ऑफ कोर्स। अगर आपको हायर पेस पे ग्रो करना है 20-25-30% पे, तो आपको उन प्लेस पे जाना पड़ेगा जिन जो लॉजिस्टिक्स पे ज्यादा स्पेंड करते हो, जिनके बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ आ रहा हो। जैसे सीमेंट स्टील सेक्टर में अभी आप देखोगे कि कैपेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ रही है और गवर्नमेंट का इतना ज्यादा इंफ्रा एक्सपेंशन हो रहा है कि ये जो सीमेंट स्टील कंपनीज हैं वो छोटी छोटी या जो मिड साइज कंपनीज हैं लोकल, उनको एक्वायर कर रही हैं। तो वो उस चीज से भी आपका ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ता रहता है। सो वहां पे अपॉर्चुनिटी है। दूसरा एक और रीजन ये है कि एफएमसीजी में इनके मार्जिन तो अच्छे हैं एफएमसीजी कंपनीज के साथ में, लेकिन पेमेंट टर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वहां पे। मतलब जो इनको रिसीवेबल है वो 70-80-90 डेज तक है वहां पे। तो आपका अगर पेमेंट टर्म इतना बढ़ जाता है, इतना लेट आपको पेमेंट आएगा, तो आप फर्दर ग्रोथ के लिए कैसे इन्वेस्ट करोगे बिजनेस के लिए? अगर आपको किसी और टेंडर पे इन्वेस्ट करना है, बिड करना है, तो आपके पास कैपिटल ही नहीं है, तो आपका ग्रोथ भी एक तरीके से स्टक हो जाता है। लेकिन सीमेंट कंपनीज के, स्टील कंपनीज के साथ जब कंपनी वहां पे डील करती है, तो इनका जो ये जो पेमेंट डील है वो 1 वीक से लेकर के 15 डेज तक का है। तो उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। तो ये दो बड़े रीजन है कि क्यों कंपनी स्टील और सीमेंट सेक्टर के ऊपर इंक्रीमेंटल फोकस कर रही है। देन कंपनी नेपाल बांग्लादेश में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर अपने एफएमसीजी कंपनीज के लिए ही कर रहे हैं। एंड इनका कहना है कि कॉलगेट और पीएनजी वगैरह जो हैं वो भी फोकस कर रहे हैं कि अपना बिजनेस और इंक्रीज करें नेपाल बांग्लादेश के अंदर। सो उससे हमारा वहां पे बिजनेस और इंक्रीज होगा। अब ये जो 700 करोड़ का इन्होंने गाइडेंस दिया है, ये ऑफकोर्स उस गवर्नमेंट का वो जो टेंडर एक्सपेक्टेड है उसकी बेसिस पे दिया है कंपनी ने। कंपनी का कहना है कि इन केस अगर वो टेंडर हमको नहीं मिलता है, जिसके 15-20% चांसेस है, मैनेजमेंट कह रहा है कि 15-20% चांसेस है कि वो टेंडर हमको नहीं मिल सकता है, क्योंकि पहले एक्सपेक्टेड था कि सितंबर तक आ जाएगा। देन इनका अक्टूबर में एक इन्वेस्टमेंट मीट हुआ था, तो वहां पे भी अगर आप सुनोगे तो मैनेजमेंट कह रहा था कि अक्टूबर में आ जाएगा। अब दिसंबर हो चुका है, मैनेजमेंट ने इस कॉन कॉल में बोला था कि दिसंबर 15 तक आ जाएगा। अभी 15 भी निकल गया, 3rd वीक चल रहा है, बट अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो मतलब बहुत हाई चांसेस है कि एटलीस्ट इस फाइनेंशियल ईयर में तो इनको ये कॉन्ट्रैक्ट में भी ना मिले, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कुछ हम अपडेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इनको नहीं मिलता है, तो कंपनी कह रही है कि ये जो 700 करोड़ का हमारा गाइडेंस है, हम फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि हम 600 करोड़ करेंगे, क्योंकि 100 करोड़ एडिशनल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। अगर ये नहीं होता है तो 20-25% का ग्रोथ हमारा खुद का तो रहेगा, मतलब हम खुद 20-25% पे ग्रो करेंगे एंड एनुअल रेवेन्यू हमारा 600 करोड़ रहेगा। तो अगर 600 करोड़ भी ये कंपनी रेवेन्यू करती है, तो उसको अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 25% ग्रोथ हो गया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। H1 से H2 इनका हमेशा बेटर होता है, बिकॉज H2 में आपकी डिमांड काफी अच्छी होती है, फेस्टिव सीजन होता है, तो एफएमसीजी कंपनीज की डिमांड सप्लाई वगैरह काफी ज्यादा तेज चलती है उस सीजन में। इसीलिए H2 में कंपनी का कहना है कि अच्छा ग्रोथ आ जाएगा हमारा, और 600 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी टारगेट कर रही है इन केस अगर वो गवर्नमेंट वाला टेंडर इनको नहीं आता है। देन सीमेंट स्टील में ही कंपनी कह रही है कि सीमेंट में हम और भी 5 to 6 क्लाइंट के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे साउथ में जेके सीमेंट के साथ में इनका डिस्कशन चल रहा है। मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि एक बार एक नए सेक्टर में आप 2 या 3 बड़े प्लेयर को एक्वायर कर लेते हो, जैसे इन्होंने अल्ट्राटेक को कर लिया, दालमिया भारत को कर लिया, तो फर्दर जो क्लाइंट एक्विजिशन है वो बहुत ईजी हो जाता है। बिकॉज फिर जो 2nd नंबर का प्लेयर है, 3rd नंबर का प्लेयर है, 4th नंबर का प्लेयर है, उसको आप शो कर सकते हो कि इस इंडस्ट्री के बाकी के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो कंपनी कह रहा है कि अंबुजा सीमेंट, अदानी, इनके साथ में भी हमारा डिस्कशन चल रहा है एंड होपफुली बहुत जल्दी हम उनको भी ऑनबोर्ड कर लेंगे। लास्टली जो कंपनीज एक्विजिशन का इनका प्लान है, उनके ऊपर इनका कहना है कि 3 से 3.5% का पैट मार्जिन रहेगा इनका। खुद का पैट मार्जिन कंपनी क्या कह रही है कि 4 to 5% जाएगा। तो क्या उस एक्विजिशन से इनका मार्जिन ड्रैग होगा? मैनेजमेंट कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज जब हम उन कंपनी को एक्वायर करेंगे तो उनके जितने भी अभी रनिंग ऑफिसेस हैं उनको हम बंद कर देंगे, बिकॉज वो हमारे बिजनेस में मर्ज हो जाएंगे। प्लस हमारा जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो उनके मॉडल में इंटीग्रेट हो जाएगा।
तो ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे हमारा मार्जिन ड्रैग नहीं होगा। एंड इनकी मैनेजमेंट ने वही उसी इन्वेस्टर मीट में उन्होंने गाइडेंस दिया था कि अभी इनका पैट मार्जिन का टारगेट है कि 4 to 5% लेके जाएंगे। देन नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में कंपनी प्लान कर रही है कि अपने पैट मार्जिन को ये 5 to 10% तक लेकर के जाएंगे। हर एक साल में कंपनी एटलीस्ट 0.5 से लेकर के 1 या 1.5% तक का मार्जिन इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही है अपने पैट के अंदर, बॉटम लाइन के अंदर। तो ये पूरा कॉनकॉल एनालिसिस था एवीजी लॉजिस्टिक का। रिजल्ट अच्छा है, बिजनेस अगर आप देखोगे तो सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बिकॉज स्ट्रेटेजिकली हमको क्या चाहिए कि मैनेजमेंट वहां पे फोकस करे जहां ग्रोथ ज्यादा है। पास्ट में बहुत एवरेज ग्रोथ रही है 10, 11, 12% की, उसको देख के तो बिल्कुल इंटरेस्ट बनता नहीं है। लेकिन जो इंक्रीमेंटल फोकस है मैनेजमेंट का और उसमें स्टेप्स ऑलरेडी इन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया है, प्लस ये 2-3 क्वार्टर्स का ग्रोथ भी अच्छा आया है और आगे भी सेकंड हाफ में भी मैनेजमेंट बुलिश है। मैनेजमेंट कह रहा है कि अगर वो गवर्नमेंट का टेंडर नहीं भी आता है स्टिल हम 25% पे तो खुद ग्रो करेंगे ही, मतलब एनुअल रेवेन्यू हमारा 600 करोड़ के आसपास रहेगा ही। तो एक डायरेक्शन अच्छा लग रहा है बिजनेस का। पीई अगर आप देखोगे अपॉर्चुनिटी वाइज तो अभी करंट पीई इनका 20 to 23 है। एंड अगर वो गवर्नमेंट का ऑर्डर मिलता भी है इनको तो भी पैट में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होने वाला, बिकॉज लास्ट ईयर इनका प्रॉफिट 33 करोड़ था ऑलरेडी। बट एज एन इन्वेस्टर हमको ये कॉमन सेंस लगाना है कि वो जो लास्ट ईयर का पैट है वो एग्जैक्ट नंबर शो नहीं कर रहा है, वो अदर इनकम एक्सक्लूडेड है। तो एक्चुअली में कंपनी का पैट डबल होगा वाई लेवल पे, वो हमको एडजस्ट करके देखना है उसके साथ में। तो मतलब अर्निंग ग्रोथ अच्छा है। एंड क्योंकि मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि आने वाले ईयर्स के अंदर ये डेट फ्री बनेंगे, बाय द एंड ऑफ 2028 इनका टारगेट है कि डेट फ्री हो जाएंगे। तो जब आप डेट फ्री हो जाओगे तो आपका पैट मार्जिन और इंप्रूव होगा। पैट मार्जिन और इंप्रूव होगा तो उसका मतलब क्या कि अगर मेरा बिजनेस 25% पे ग्रो कर रहा है तो मेरा जो बॉटम लाइन है वो 30-35% तक ग्रो कर सकता है। यानी एक बहुत सॉलिड अर्निंग कंपाउंडिंग मुझे मिल सकती है एट द पी ऑफ 22, 23, 24 के आसपास। अब इसमें मैटर ये करता है कि क्योंकि ये सेक्टर हमने पहले भी डिस्कस किया है कि चैलेंजेस इसमें आते हैं, मतलब मैक्रो लेवल पे अगर कुछ भी ऐसा डिसरप्शन होगा तो ये जो लॉजिस्टिक कंपनीज हैं वो सफर करती है। तो वही पॉइंट बनता है कि मैं बहुत हैवीली बेट नहीं कर सकता, बट आई नो कि मेरे पास 2 अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इस पूरे सेक्टर के अंदर और मेरा रिस्क बहुत कम है, बिकॉज ऑलरेडी लो पीई पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। एंड अगर यहां से कोई भी चैलेंज आता है तो मेरा डाउनफॉल बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे पास टाइम है, मैं टाइमली एग्जिट कर सकता हूं उसको। सो टाइगर लॉजिस्टिक एंड आपका एवीजी लॉजिस्टिक दोनों अच्छे प्ले लगते हैं, डिसेंट एलोकेशन के साथ में लेकर के प्ले किया जा सकता है। पर्सनली आई फील कि इस लेवल पे टाइगर लॉजिस्टिक पे मैं थोड़ा सा ज्यादा बुलिश हूं, बिकॉज का वो ग्रोथ रेट वगैरह एंड जो नेक्स्ट 3 ईयर का जो उसने गाइडेंस दिया है। ऑफ कोर्स आई नो कि उतना 3 साल का हमको सोचना नहीं है, बिकॉज एक क्वार्टर में इनके लिए चीजें चेंज हो सकती है, बट स्टिल लास्ट 3-4 क्वार्टर का उसका एग्जीक्यूशन काफी अच्छा है। अभी मैनेजमेंट कह रहा है कि हमने एक नया ब्लूप्रिंट रेडी किया है अपने बिजनेस के फर्दर ग्रोथ के लिए। सो ग्रोथ रेट उसका करंट लेवल पे देखे, मार्जिन एक्सपेंशन देखे, पैट देखे, तो उसको देख करके थोड़ा सा ज्यादा अच्छा डील लगता है टाइगर लॉजिस्टिक के अंदर। एवीजी लॉजिस्टिक भी बेटर डील है। देखते हैं आगे 3rd क्वार्टर में कैसी इनकी परफॉर्मेंस आती है, सो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा एलोकेशन बढ़ेगा या कम होगा। बाकी दोनों अच्छी री रेटिंग अपॉर्चुनिटीज है, ट्रैकिंग इनका कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।